सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम टैली के अंदर पूरा टीडीएस का कंप्लायंस देखने वाले हैं। और ये जो क्लास है इसमें हम सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग पूरा कंप्लीटली यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम में पूरा का पूरा टीडीएस का मैकेनिज्म करेंगे। और साथ में देखिए रेंट एक ऐसा खर्चा भी है जो जीएसटी एक्सपेंस बोला जाता है, इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको आज की इस क्लास में टीडीएस एज वेल एज जीएसटी दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके इस एग्जांपल के जरिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि टैली में हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसके लिए बेसिकली हमें जिन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें टीडीएस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है और वो किस पे एप्लीकेबल होता है, उसकी रेट ऑफ टीडीएस क्या है। तो देखिए अगर रेंट की मैं बात करूं 194I के अंतर्गत, तो जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो कितना परसेंट होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10%। ठीक है। दूसरा रेट ऑफ जीएसटी क्या है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जीएसटी अगर सामने वाला लेगा आपसे तो कितना लेगा। तो देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी की रेट कितनी लगती है? 18% लगती है। अब आपको सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस केस में देखिए रेंट के केस में एक बंदा होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा बंदा होता है टेनेंट। और यहाँ पर जो टीडीएस डिडक्टर होता है, देखिए टीडीएस के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिडक्टर कौन है, क्योंकि ये जो कंप्लायंस है वो डिडक्टर करने वाला है। तो डिडक्टर कौन है और डिडक्टी कौन है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसका कट रहा है और कौन काटने वाला है। ठीक है। तो अगर मैं डिडक्टर और डिडक्टी की डिटेल्स की बात करूं तो रेंट के केस में हमेशा डिडक्टर कौन होगा? जो रेंट का पेमेंट करने वाला व्यक्ति यानी किराएदार, टेनेंट। राइट। मान लो हमारे केस में हम एक टेनेंट बता देते हैं कि टेनेंट कौन है हमारे केस में। तो मान लो हमारे केस में टेनेंट एक प्राइवेट कंपनी है। कौन है? प्राइवेट कंपनी RS स्टोन इंडस्ट्री। मान लो ये कंपनी है जो हमारे केस में टेनेंट है, इसने कोई प्रीमाइसिस किसी से क्या लिए? रेंट पे लिए और उस प्रीमाइसिस का ये रेंट पे करेगी। राइट। तो अब देखिए जो डिडक्टर होता है आपको उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए पहली चीज के अगर आप स्वयं एक कंपनी है तो आपका खुद का अपना क्या होगा? एक जीएसटी नंबर होगा। मान लो आपका जीएसटी नंबर मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, एक डमी जीएसटी नंबर मैं लिख रहा हूँ। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट कर रहे हैं। किसी भी तरीके का जो डेटाबेस है वो हम वास्तविकता में उसका कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसका मान लो एक जीएसटी नंबर नोट कर लेते हैं। ये इसका जीएसटी नंबर है और याद रखिएगा GSTIN लिख दिया। हमें सामने वाली मतलब हमारा पैन नंबर भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इसी जीएसटी नंबर में से मैंने पैन नंबर निकाल लिया। और एक चीज़ और होती है, वो होती है टेन नंबर, क्योंकि जो डिडक्टर होता है उसको इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्शन करने के लिए क्या जरूरी होता है? 10 की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 10 भी अभी हम लोग लिखते हैं। एक बार मैं डिडक्टी की भी डिटेल डाल देता हूँ। डिडक्टी जिसका आप टीडीएस काटोगे वो कौन होगा? वो उस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है। और याद रखिएगा अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड मान लो जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका नाम है राजस्थान मशीनरी मार्ट। ये भी कोई कंपनी है मान लो। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ एसएससी में हम इसको कंपनी बता देंगे मान लो। और ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड होगा तभी तो वो आपसे जीएसटी लेगा बिल में। वो बिल में क्या जोड़ेगा? जीएसटी जोड़ेगा। अच्छा, जीएसटी में अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं भी है तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका जो किराया आप चुकाओगे, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं और आप रजिस्टर्ड है
रेंट देने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म भी अभी अक्टूबर 2024 से रेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। फिलहाल मैं इसको रजिस्टर्ड पार्टी मानता हूँ। तो जो डिडक्टी है उसका भी जीएसटी नंबर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। कंप्लीटली क्लास देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आवे कि आप किस तरीके से टैली के अंदर अपनी पूरी टीडीएस की कंप्लायंस कर पाओगे। और कभी भी ध्यान देना, डिडक्टी का आपके पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर भी होना चाहिए। तो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी है तो आप इजीली उसका पैन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। पैन नंबर इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आप रेट ऑफ टीडीएस उसी रेट से काटें जो रेट एप्लीकेबल होती है, अन्यथा आपको 20% या उससे ज़्यादा रेट से टीडीएस काटना होता है। आपको सामने वाली पार्टी का 10 नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आप यहाँ पर मान लो रेंट चुका रहे हैं और मान लो रेंट महीने का मान लो 30,000 प्लस जीएसटी है, 30,000 प्लस जीएसटी है। तो याद रखिएगा, अगर रेंट 30,000 है तो मतलब साल का आप कितना रेंट चुका रहे हो, 3,60,000 रुपये चुका रहे हो। और जो 194I के अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट है रेंट की वो 2,40,000 की है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट की बात करूँ, क्योंकि हर टीडीएस के सेक्शन में क्या होती है, एग्जेम्पशन लिमिट होती है, तो ये 2,40,000 पर एनम से ज़्यादा अगर आप रेंट पे करोगे तो आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो इस केस में तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है क्योंकि उससे ऊपर का अमाउंट आप पे कर रहे हो, वो मंथली बेसिस पे पे कर रहे हो। तो जो मंथली बेसिस पे पे कर रहे हो उसमें भी आप पे करते वक्त क्या काटोगे, उस हिस्से पर आप टीडीएस काटोगे, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो डिडक्टर है उसका 10 नंबर भी नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा 194I के अंतर्गत। तो ये जो 10 नंबर होता है ये भी आपको NSDL में अप्लाई करना पड़ता है 49B के अंतर्गत, और NSDL आपको इशू करती है 10 नंबर। और डिडक्टर को 10 नंबर लेना मैंडेटरी है, आवश्यक है, याद रखिएगा। अगर आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आप टीडीएस का डिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक 10 नंबर में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये 10 नंबर लिख रहा हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन इसमें भी टैली में आप ओरिजिनल डेटा डालोगे तो ही आप सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे और वो डेटा आपकी जो बेसिकली रिपोर्ट्स बनती है, रिटर्न्स बनते हैं, ठीक है, उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट तभी करेगी, अन्यथा आप ऐसे मन से सोच के कोई भी 10 नंबर डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सर्च आउट करके एक बार डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास पूरा एक तरह से आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास एक पूरा एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि डिडक्टर उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, 10 नंबर, डिडक्टी उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर मेरे पास है, और रेंट कितना है, टीडीएस कितना लगेगा, जीएसटी कितना उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसको टैली में देखने वाले हैं कि हम इसको टैली में कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक तरह से प्रोसेस जो हमें करना है। अब देखिए जो स्टेप 1 है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है। क्या करनी, कंपनी क्रिएट करनी। अब कंपनी जब हम क्रिएट करेंगे तो हम किसके लिए कंपनी क्रिएट करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसके लिए करोगे, डिडक्टर, क्योंकि डिडक्शन जो करेगा कंप्लायंस उसके ऊपर बनती है सारी चीजें। जीएसटी अगर वो टीडीएस डिडक्ट आप करोगे तो ही आपको जमा कराना है चालान के माध्यम से, तभी आपको स्टेटमेंट फाइल करना है, तभी सामने वाली पार्टी को आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना है। तो सारी जो कंप्लायंस है 10 भी आप ही को लेना है। तो हम यहाँ पर एक तरह से यूं समझ लीजिए कि टीडीएस डिडक्टर जो होगा यहाँ पर इस केस में, किसी भी केस में जो डिडक्टर होगा उसके लिए हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हमारे केस में डिडक्टर कौन है मुझे बताइए,
हमारे केस में ये जो डिडक्टर है RS स्टोन टेनेंट है ना, किराएदार, ये हमारे केस में एक तरह से डिडक्टर की भूमिका में है। तो हम इनको, इनके नाम की एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से टैली में सीधे सीधे कंपनी क्रिएट करते हैं। RS स्टोन इंडस्ट्रीज, ठीक है, मान लो ये इनका नाम हो गया। एड्रेस डाल दो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ डाल दिया सुखेर उदयपुर, स्टेट ले लिया मैंने राजस्थान, ठीक है। पिन कोड डाल दो आप यहाँ पर, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स इनकी डाल दीजिए आप, ठीक है। तो मैंने इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी डाल दी, बाकी सारी डिटेल ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में मान लो अप्रैल 2024 ही रख रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर दूँ। तो ये मेरी जो पहली स्टेप होगी वो हमेशा ध्यान देना कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो ये कंपनी क्रिएशन, हम इसको सेव कर देते हैं। अब जो हमारी दूसरी स्टेप होने वाली है कि कंपनी तो बना ली साहब, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फीचर्स सेट करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप TDS और GST दोनों की कंप्लायंस सेट करना चाहोगे तो आपको नंबर 2 F11 फीचर्स में आपको TDS और GST दोनों को एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे इनेबल GST, और GST को इनेबल करके उसको आपको उसमें सारी डिटेल GST की डालनी पड़ेगी, और इनेबल TDS को भी आपको इनेबल करके सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम ये काम, जैसे ये टैली में कंपनी बनते ही F11 खुल जाता है, तो आपको इसमें क्या करने का है। सबसे पहले तो इनेबल GST में जाके आपको, जैसे स्टेट सॉफ्टवेयर खुद पकड़ रहा है, स्कीम रेगुलर ही रहने देते हैं अपन, और GST नंबर हम ये डाल देंगे। तो ये GST नंबर, जैसे इनके GST नंबर डालने जो डिडक्टर हैं, यानी हम यहाँ पर हम एक तरह से किराएदार हैं, ठीक है। हम अपनी अकाउंटिंग में अपना GST नंबर डाल रहे हैं, और हमारी पीरियडिसिटी जो भी हो, अभी हम अपना GST का सारा काम अगर टैली से करते हैं तो हम यहाँ यूज़र नेम, मोड ऑफ फाइलिंग सब बता देंगे, ई वे बिल, ई इनवॉइस वगैरह। फिलहाल मैं इनको नो रखता हूँ क्योंकि इनकी अभी मेरे लिए यूज़ नहीं है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा GST डिटेल जो मुझे डाल देना है। उसी के जस्ट नीचे आप देखिए इनेबल TDS आ रहा है, इसको भी आपको यस करना है, और इसमें जाके आपको अपना 10 नंबर डालना है। तो देखिए मैंने 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 10 नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। 10 डिजिट का होता है, आपको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ता है NSDL के जरिए, और 451 के कॉम्बिनेशन में आपको 10 इश्यू होता है, याद रखिएगा 451 के कॉम्बिनेशन में। और ये 10 नंबर डाल दिया, अगेन वो आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, तो अगेन आप यहाँ पर कंपनी का 10 नंबर वापस से देखिए, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 नंबर एक ही होता है, तो आप यहाँ नीचे डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वापस से दोबारा डाल दिया। आप डिडक्टर कौन है आपको अपनी जानकारी देनी होगी। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और डिडक्टर की ब्रांच या डिवीजन मान लो मैंने यहाँ डाल दिया कि उदयपुर ब्रांच है मान लो मेरी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम लोगों ने जो TDS के स्टेटमेंट देखे थे, तो आपने ये भी देखा था कि TDS के जब हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं 24Q, 26Q, 27Q, तो उनमें हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो डिडक्ट कर रहा है उसकी जानकारी भी देनी होती है। तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो, जैसे ये यस कर दीजिए। अब नेम में आपने मान लो बता दिया अरुण शर्मा, ठीक है। सन ऑफ में आपने बता दिया, जैसे फादर नेम डाल दिया उनका। डेजिग्नेशन में आपने बता दिया कि वो इस कंपनी में कौन है, अकाउंट्स मैनेजर है। सामने वाले का आपने पेन नंबर डाल देना है, जैसे मान लो, ठीक है, ये मान लो मैंने अरुण शर्मा का पेन नंबर डाल दिया। उनका जो भी एड्रेस है वो आप डाल सकते हो, मान लो फ्लैट नंबर, ठीक है, 890, नेम ऑफ बिल्डिंग कृष्णा अपार्टमेंट, ठीक है, रोड मेन रोड, एरिया गोपालपुरा, ठीक है, उदयपुर, स्टेट पिन कोड वगैरह ले लिया।
सारी डिटेल आपने जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी आपने यहाँ पर डाल दी, ईमेल आईडी वगैरह भी आप डाल सकते हो, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखिएगा। ये क्या पॉइंट होता है सर? इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। अब याद रखिएगा, रेंट, देखिए कई सारे टीडीएस के जो सेक्शन है उनमें आपको सिंगल इंडिविजुअल पेमेंट की लिमिट दी हुई है। किसकी? सिंगल इंडिविजुअल पेमेंट की। जैसे अगर आप प्रोफेशनल फीस का सिंगल पेमेंट करोगे सेक्शन 194J के अंतर्गत तो 30,000 की लिमिट है, सिंगल लिमिट, समझ रहे हो? तो सिंगल लिमिट कई सारे सेक्शन में सिंगल लिमिट दे रखी है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें पूरे साल भर की लिमिट दे रखी है। जैसे सैलरी का अगर मैं सेक्शन बात करूं तो वो पूरे साल की लिमिट है उसमें। रेंट का सेक्शन है ये 194I, इसमें भी पूरे साल की लिमिट है। जबकि एक और सेक्शन है रेंट का 194IB, उसमें 50,000 रुपीज सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट है। तो ये पूरे साल भर की जहां लिमिट होती है, तो पूरे साल भर की मान लो लिमिट 240 है, लेकिन आप उस रेंट का पेमेंट तो मंथली बेसिस पे करते हो, तो कभी भी वो, जैसे मान लो अभी हम मंथली 30,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, तो 240 को तो क्रॉस नहीं कर रहा ना वो 30,000, तो सॉफ्टवेयर उस केस में आपका टीडीएस ही नहीं काटेगा। ध्यान देना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये मान के चल रहा है कि 240 क्रॉस होना चाहिए तो ही मैं टीडीएस काटूंगा। तो अब आप बोलोगे सर 240 तो क्रॉस होगा, वो तो साल की लिमिट है, तो आराम से क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको इस ऑप्शन को यस रखना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली रेंट के केस में ये ऑप्शन, रेंट और सैलरी के केस में ये ऑप्शन यस रखना पड़ेगा। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, अगर मैं इसको इग्नोर वाले ऑप्शन को यस नहीं करूंगा ना, तो 240 से नीचे की एंट्री पे टीडीएस नहीं कटेगा, जबकि हमें तो काटना पड़ेगा, राइट। तो एक और यहां पर ऑप्शन दे रखा है, एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, इसको नहीं रखिए, किसी आइटम विशेष पे नहीं कट रहा है। ये तब होता है जब कोई हम ऐसे कोई परचेज और सेल से संबंधित कोई टीडीएस के सेक्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं जिनमें स्टॉक आइटम भी आप खरीद बेच रहे हो, राइट। तो इस केस में मैं नो कर देता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको पूरी सेटिंग डालनी पड़ेगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके इसमें शेयर कर देता हूं, क्योंकि अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। वैसे इजीली समझ में आ रहा होगा, आई होप। पर ये सेटिंग्स आपको टीडीएस की रखनी है एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टीडीएस इन योर टैली। वेरी इनिशियल और स्टार्टिंग स्टेप से ये जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपकी जीएसटी एक्टिवेशन करनी है, आपको अपना टीडीएस एक्टिवेशन करना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये काम आप कर लोगे। चलिए नाउ इसको करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है, और कंट्रोल ए करके आप सेव कर दीजिए। अब भैया टीडीएस तो आपने एक्टिवेट कर लिया, अब आपको सबसे खास चीज होती है, वो होती है मास्टर्स क्रिएट करना। क्या? मास्टर्स क्रिएट करना, इसके मास्टर्स क्रिएट करना, ठीक है। तो उसमें भी जो सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगी टीडीएस की कैटेगरी, मतलब नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना। अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 एक बार बता देता हूं कि क्या है स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो मैं देखिए सबसे पहले मुझे जैसे टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई चीज़ें आपको प्री बनी हुई बहुत कम मिलती है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें कम होती है। दूसरे सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट चीज़ें ज़्यादा होती है। हमने ये टीडीएस बीजी पे भी किया था, तो बीजी में सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई मिलती है, तो आपको बहुत इजीली खाली एंट्री पास करनी होती है। लेकिन टैली में सब कुछ बनाना पड़ता है, मतलब टैली में हलवा बनाने के लिए पूरी प्रोसेस, सब कटिंग वटिंग, सब ये ड्राई फ्रूट्स कटिंग वगैरह सब करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर भी हम लोग चलिए जब हम क्रिएट में चलते हैं तो आप देखिए क्रिएट में एक ऑप्शन आ रहा है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है, इसमें जाना है। अब एक और बात बताता हूँ, आप बोल रहे हो सर सब बनाना पड़ता है, तो अल्टर में जाके टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ जाके आप जब देखोगे, देखो कुछ बना हुआ नहीं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले से बना हुआ नहीं होता, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहला मास्टर जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। सर ये क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ ये क्या होता है। आपको टैली को बताना पड़ेगा ना कि क्या बताना पड़ेगा सर, मैं बताता हूँ। इसके केस में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो गेटवे ऑफ टैली है उसमें आप क्रिएट में चले जाएं, और वहाँ पे आपको ये जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो क्या करना पड़ेगा, उस पर बटन क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है,
करते हैं। सो ये नेचर ऑफ पेमेंट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? तो जैसे मैं ये नाम डाल देता हूं, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो, सेक्शन 194I। ये मैंने नाम लिख दिया। फिर वो मुझे पूछ रहा है सेक्शन कौन सा है, तो मैंने यहां पर बताना है 194I, सॉरी। फिर वो मुझसे पूछ रहा है पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड। अब ये जरूरी नहीं है, आपको अगर पता है, ज्यादा डिटेल पता है, इंटरनेट से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर डाल सकते हो पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड वगैरह, ये सब आपको नेट से मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। जैसे मैं, आपके पास गूगल होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको डिटेल नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पेमेंट कोड एंड रेमिटेंस कोड। ठीक है, तो ये आप इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिख दिया मैंने। पेमेंट कोड, व्हाट इज द पेमेंट कोड? अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा। ठीक है, TDS कोड फॉर रेंट तो हो गया ये, या ये लिख सकते हैं हम पेमेंट कोड ऑफ सेक्शन 194I। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम TDS का क्या बनाते हैं, चालान बनाते हैं। ठीक है, तो उस चालान में हमें पेमेंट कोड वहां पर बाय डिफॉल्ट नजर आ जाता है, और वो पेमेंट कोड हम लोग ले लेते हैं। इंटरनेट पे थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ढूंढने बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। तो यहाँ से आपको पेमेंट कोड मिल जाएगा, और यहाँ अगर आप नहीं भी डालोगे टैली में तो भी चलेगा। ये एसेंशियल चीज नहीं, क्योंकि हमने इसका सेक्शन डाल दिया है। अब मुझे जैसे अब ढूंढने में समय मेरा खराब हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंडिविजुअल और HUF, अब इसकी आप याद रखिएगा, कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनमें इंडिविजुअल पर रेट अलग है और अदर देन इंडिविजुअल पर अलग है। लेकिन ये ऐसा सेक्शन 194I जिसमें इंडिविजुअल और अदर SSC सब पे रेट सेम है। कितनी है? 10% है, तो आप दोनों केसेस में 10% डाल दें, और थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट यहां पर डाल दें। ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे यहाँ 240 डालूंगा थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट, लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको इग्नोर करेगा। मेरा सॉफ्टवेयर 30,000 की एंट्री पे भी TDS काटेगा, क्योंकि मैंने वहां पर यस कर दिया था जब TDS को एक्टिवेट करने के लिए मैं गया था। तो ये आपको सेट करना पड़ता है, टैली को ये बताना पड़ता है। टैली आपको ये चीजें बनी बनाई नहीं देता है, ध्यान देना। किसी भी सेक्शन में आप TDS की डिडक्शन टैली में करने जा रहे हो तो आपको पहले तो नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं यहाँ पर एक बार के लिए। ये अपन अभी एक बार के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मिला ही नहीं हमें एक्चुअली में। मिल जाएगा, बहुत सारे जो आर्टिकल होते हैं उनमें जाके थोड़ा सा अंदर सर्च करना पड़ेगा। स्पेशली जो TDS के जो चालान टॉपिक अगर आप डालोगे तो उसमें आपको मिल जाता है, बट अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम
इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी नेचर ऑफ पेमेंट है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे ये मैंने 194 आई क्रिएट किया। अब आप सोचिए अगर मैं ऐसा एक और बनाता हूं, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, जैसे एक आप सेक्शन एक और बना रहे हो, कौन सा सेक्शन होता है 194C, राइट। तो आपने यहां पर सेक्शन डाल दिया 194C, और यहां पर आप इंडिविजुअल के रेट डाल दो, कितनी 1%, और अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2%। और एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कॉन्ट्रैक्ट 194C के केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, हाँ सिंगल ट्रांजेक्शन 194C एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। तो 30,000 आ रही है सिंगल ट्रांजेक्शन की, और एग्रीगेट लिमिट 1 लाख की आ रही है, तो अपन यहाँ 30,000 डाल देते हैं, ठीक है। और आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें, जैसे ये तो मैंने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर दिया, अगली जो स्टेप है मेरी, स्टेप नंबर 4, उसमें मुझे सामने वाली पार्टी का भी लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एसेंशियल मास्टर्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर कुछ लेजर्स है जो आप क्रिएट करेंगे, आपको जरूरत है, ठीक है। तो क्रिएट सम लेजर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रिएट लेजर्स, फॉलोइंग लेजर्स, ठीक है। अगेन गेटवे ऑफ टैली, और कहाँ जाके हम बनाएंगे लेजर्स। तो देखिए जो लेजर हमें बनाने हैं उसमें सबसे पहला लेजर हमें बनाना है सामने वाली पार्टी का, लैंडलॉर्ड का, राजस्थान मशीनरी मार्ट। तो लेजर में हमेशा ध्यान देना, आपको पहला लेजर आपको इस केस में बनाना पड़ेगा डिडक्टी का, किसका, डिडक्टी का, ठीक है। तो ये जो राजस्थान मशीनरी मार्ट है ये कौन है, टीडीएस डिडक्टी, जिसका आप क्या काटोगे, टीडीएस काटोगे। सन्ड्री क्या ग्रुप होगा इनका, जब बनाते वक्त आपको तो पेमेंट करना है तो क्रेडिटर ही, आपकी बुक्स में तो इनका क्या रोल होगा, क्रेडिटर का रोल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेजर आप किसका बनाओगे, रेंट का, किसका, रेंट ऑफ प्रीमाइसिस, जगह का रेंट जो आपने इनसे किराए पे ली है, ठीक है। रेंट का क्या ग्रुप होगा आपके लिए, तो आप रेंट चुकाओगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। तीसरा लेजर आप बनाओगे किसका, अब देखिए सामने वाला जब आपको इसका रेंट का बिल देगा, ऑब्वियसली बात है जीएसटी लेगा, अगर रजिस्टर्ड पार्टी तो आपको रेंट का क्या देगा, बिल देगा। तो आपको तीसरा लेजर किसका बनाना है, सीजीएसटी, क्या ग्रुप होगा इसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। ये आप तीसरा लेजर बनाओगे। चौथा लेजर क्या बनाओगे, ऑब्वियसली बात है एसजीएसटी, अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। पांचवा लेजर किसका बनाओगे, खुद टीडीएस का, जो आप टीडीएस डिडक्ट करोगे तो टीडीएस ऑन रेंट, इसका लेजर बनाओगे, ठीक है। अगर आप किसी का टीडीएस काटोगे तो आपके लिए क्या होने वाला है, आपके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपके लिए भी तो ये ड्यूटी है जो आपको सरकार को उसका काट के क्या करना है, जमा कराना, आपकी पॉकेट में थोड़ी रख सकते हैं आप। और छठा लेजर आप मान लो आप बनाओगे आईसीआईसी बैंक, जिससे आप क्या करोगे, सामने वाली पार्टी को पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कितने लेजर यूज में आएंगे, 6 लेजर यूज में आएंगे, पार्टी लेजर, टैक्स के लेजर्स, एक्सपेंस का लेजर, टीडीएस का लेजर और बैंक का लेजर, ठीक है। चलिए फटाफट इन लेजर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा 1 बाय 1 ही क्रिएट करिएगा, क्योंकि हर लेजर की अपनी सेटिंग्स होगी। अगर आप इसको मल्टी मास्टर्स में जाके क्रिएट करोगे तो फिर वो सेटिंग्स नहीं आएगी आपके सामने। तो आपको 1 बाय 1 ये लेजर्स क्रिएट करने। तो चलिए सबसे पहले हम राजस्थान मशीनरी मार्ट, जिनकी प्रॉपर्टी हमने किराए पे ली, तो हमारे लिए लैंडलॉर्ड है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। और बिल बाय बिल यस रखते हैं। और ये देखिए ये टीडीएस डिडक्टिव पूछ रहा है आपसे। अब देखिए आप एक चीज ध्यान देना, अब आपको टीडीएस नाम जहां पर भी कहीं कुछ बनाने में आए तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि आगे बढ़ जाऊं साहब, आगे नहीं बढ़ना। क्या ये डिडक्टिव है, यस।
ओके, किस तरह का डिडक्टी है तो आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान मशीनरी मार्ट जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हो वो कौन है। तो मान लो ये एक राजस्थान एक फर्म है, रेसिडेंट फर्म है। कौन है? रेसिडेंट फर्म है, ठीक है। और क्या आपको टीडीएस सेम वाउचर में काटना है? अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप इसको यस करोगे तो जब आप रेंट की बुकिंग एंट्री करोगे, ड्यू एंट्री मतलब, ठीक है, जर्नल में होगी वो एंट्री, तो वहीं पर वो सॉफ्टवेयर क्या कर देगा, टीडीएस काट लेगा, ध्यान देना। और अगर आप इसको अलग रखोगे, क्या करोगे, अलग रखोगे, मैं इसको नो कर देता हूं, तो बुकिंग एंट्री में टीडीएस नहीं कटेगा। बुकिंग एंट्री तो आप परचेज में कर लोगे, परचेज इनवॉइस में कर लोगे, रेंट आपके लिए खर्चा है तो इनवर्ट सप्लाई है तो, और उसमें जीएसटी वगैरह दिखा के आप उसको सेव कर दोगे। जब आप उस पार्टी को पेमेंट करने जाओगे और ठीक है, पेमेंट की एंट्री में वो टीडीएस का डिडक्शन करेगा, या पेमेंट सॉरी F7 में आप अलग से एक एंट्री करनी पड़ेगी टीडीएस डिडक्शन की। तो मैं एक काम करता हूं, बुकिंग एंट्री को ही यस कर रहा हूं, ठीक है, इसको यस कर रहा हूं। मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, एक महीने में मैं यस करूंगा, एक में मैं नो करके, इसको यस कर दिया। एड्रेस आप डाल दो, मान लो इनका एड्रेस है अंबेरी, ठीक है, और NH08 और उदयपुर, ठीक है, और पिन कोड भी उधर का डाल दिया हमने, दिस वन इज द पिन कोड। सामने वाली पार्टी का बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह उसको करो। पैन नंबर बहुत जरूरी है, ये अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इग्नोर करोगे तो सॉफ्टवेयर 20% की रेट से टीडीएस काट लेगा, ठीक है। तो डिडक्टी का पैन नंबर डालना बहुत जरूरी होता है, हमारे केस में है डिडक्टी का पैन नंबर, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं AAACR 7856 और पेन डिटेल डाल दी। ये पार्टी भी जीएसटी में एक रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर है, तो आप इसका जीएसटी नंबर भी डाल दीजिए। क्यों डाल रहे हैं सर आप जीएसटी नंबर? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको इस एग्जांपल में ये बताऊं कि एक पार्टी आपसे बिल में जीएसटी जोड़ेगी और आप उसको पेमेंट करते वक्त क्या काटोगे, टीडीएस काटोगे, राइट। तो आप अपन कंप्लीट B2B इनवॉइस की ये प्रोसेस देख रहे हैं, और आपको मैं ये जीएसटी नंबर डाल दिया मैंने, और मैं इसको सेव कर दूँ, ठीक है। अब आप सर, ये तो हो गया, आपने पहला लेजर तो बना लिया, ठीक है। अब रेंट ऑफ प्रीमाइसेस बनाइए दूसरा लेजर। रेंट ऑफ फैक्ट्री, मान लो मैं फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का कोई जगह मैंने लिया है इनसे किराए पर, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये मेरे लिए एक तरह से रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मेरे लिए, मेरी बुक्स में तो। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी तो एप्लीकेबल रखना है। एसएससी कोड जाके रेंट का डाल दीजिए, जो भी एसएससी कोड हो वो डाल देना आप, जैसे मान लो ये एसएससी कोड है। रेंट का जीएसटी डिटेल भी आप डाल दीजिए, कितना % जीएसटी है, मान लो आपने डाल दिया 18%। फिर सबसे लास्ट में सर्विस ले लिया, और यहां ये एक ऑप्शन आपको पूछ रहा है, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, इसको आपको यस करना है। जब आप इसको यस करेंगे तो वो टीडीएस पूछेगा आपसे, इस टीडीएस एप्लीकेबल, आप बोलिएगा एप्लीकेबल। फिर वो पूछेगा कौन से सेक्शन में। अब देखिए मैंने 2 सेक्शन बना रखे, अब मैंने जितने भी सेक्शन है वो सब बना के रख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, मेरे ऊपर जितने भी सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं मैं वो सारे सेक्शन नेचर ऑफ पेमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि सर ये है 194I में, तो यहाँ पर बस मेरे को इतना सा पिक करना है और सेव कर देना, ठीक है, और सेव। ये आपको रेंट का लेजर बनाना है। अब तीसरा लेजर आपको क्या बनाना है, CGST। हम सब जानते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और कौन सा जीएसटी, CGST। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर भी आपसे पूछेगा इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो आप इस पे कर दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। क्या कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी वैल्यू पर टीडीएस आप नहीं काट सकते, ध्यान देना, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, सेव कर दीजिए। HGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, HGST, और आप बताइएगा कि भैया नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस नहीं एप्लीकेबल। अब आप एक साथ 2 टैक्स कंप्लायंसेस को चला रहे हैं, जीएसटी जो नॉर्मली चल रहा है वो तो चल ही रहा है, टीडीएस की कंप्लायंस को भी साथ में चला रहे हैं आप, ठीक है। फिर आपको क्या करने का है, टीडीएस ऑन रेंट का एक लेजर बना देना है, क्योंकि आप जब चुकाओगे रेंट, ठीक है, रेंट पे जो टीडीएस डिडक्ट करोगे तो ये लेजर यूज करोगे, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री
प्रीमाइसेस, ठीक है। इसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है। इसमें कौन सी ड्यूटी है? टीडीएस है, आप टीडीएस ले लो। कौन से सेक्शन में? 194I में, वो ले लीजिए और सेव कर दीजिए, दैट्स इट। और फिर जो आपको एक लेजर और बनाना है वो है आपका बैंक। आप जिस भी बैंक से लेन देन करेंगे, तो आपने जैसे मान लो आईसीसी बैंक बनाया, बैंक अकाउंट कर दिया आपने, अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पर सब कुछ ऐसे डाल देना है। ये मान लो आपका अकाउंट नंबर है, IFS कोड, स्विफ्ट कोड जो भी है आपका, वो सब कुछ आप डाल सकते हो। मान लो बैंक की ब्रांच है आपकी बुआना ब्रांच, तो आपने यहाँ बुआना डाल दिया, BSR कोड वगैरह डाल के आप सेव कर दीजिए। सो दीज आर द 6 लेजर्स जो आपको क्रिएट कर लेने हैं, एंड दिस इज द स्टेप नंबर 4 जो हमें फॉलो करनी होगी, याद रखिएगा। अब सीधे सीधे हम चलते हैं किसी महीने का रेंट का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टेप नंबर 5 रेंट ड्यू एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? रेंट ड्यू एंट्री। अब आप देखिए, जनरली ये आपके लिए इनवर्ट सर्विसेज है, इनपुट सर्विसेज है। रेंट आप चुका रहे हो, सामने वाला आपसे जीएसटी ले रहा है, तो आपको उस जीएसटी की इनपुट मिलेगी। तो ऐसी एंट्री हम परचेज में करते हैं, अकाउंट इनवॉइस में करते हैं। किसमें? परचेज में, अकाउंट इनवॉइस में करते हैं। चलिए मैं आपको पहले परचेज में आपको ये एंट्री बताता हूँ कि जैसे मान लो वाउचर में गया मैं और मैंने F9 ले लिया और आइटम इनवॉइस नहीं लेकर क्या ले लिया? अकाउंट इनवॉइस ले लिया और तारीख बदल देता हूं। मान लो मैं यहाँ पर 31 मई डाल देता हूँ, 31 मई की एंट्री कर रहा हूँ। मई महीने का रेंट ड्यू करना है। सामने वाले सप्लायर ने मुझे अपना बिल बना के भेजा है, राजस्थान मशीनरी मार्ट RMM01 करके बिल है। पार्टी जिसके नाम पर मैं ये रेंट ड्यू कर रहा हूँ, जो मुझे चुकाना है, राजस्थान मशीनरी मार्ट, पूरा डिटेल आ गया। अब मैं यहाँ पर रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस ले रहा हूँ, ठीक है। इंक्लूसिव अमाउंट वो मुझसे पूछ रहा था, मैं इंक्लूसिव में डाल के यहाँ रेंट डाल रहा हूँ डायरेक्ट 30,000। 18% के हिसाब से सॉफ्टवेयर इस पे क्या कैलकुलेट करेगा? CGST और SGST कैलकुलेट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप देखिए कि टोटल मिला के कितना बन रहा है आपका? 35,400 बन रहा है। कितना बन रहा है? लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें TDS की डिडक्शन नहीं हुई है। TDS मुझे नजर नहीं आ रहा, जबकि हमने तो सेम वाउचर में TDS डिडक्शन के लिए बोला हुआ है। सेम वाउचर, अगर मैं एंट्री जाके सेव करता हूं तो उस 30,000 का 10% 3,000 रुपये कटना चाहिए था। क्या क्या दिखना चाहिए था? TDS। अगर मैं यहाँ TDS ले भी लेता हूँ तो देखिए वो TDS माइनस में यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया 3,000। मैंने तो नहीं डाला फिगर, उसने ऑटोमेटिक ले लिया। और जो आपका 35,400 बन रहा था वो एंट्री कितने की होगी? 32,400 की होगी। अगर आप परचेज में करोगे तो ये पैटर्न रहेगा। परचेज में सॉफ्टवेयर ने 3,000 रुपये किस पे कैलकुलेट किए? 30,000 पे कैलकुलेट किए। तो पहले आपने रेंट ले लिया, फिर आपने CGST SGST उस रेंट पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, CGST SGST भी 30,000 पे ही कैलकुलेट होगा, GST तो उसी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और TDS भी उस 30,000 पे कैलकुलेट होगा, लेकिन माइनस होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपका बिल वैल्यू कम हो जाएगा इससे। अगर आप TDS काटोगे तो आपको सामने वाले को सिर्फ कितना देना है? 32,400 ही देना है। 3,000 का आपने क्या काट लिया? TDS काट लिया। अगर आप ये एंट्री परचेज में करोगे तो ऐसे होगी, TDS की एंट्री, रेंट भी आ गया, GST CGST SGST के लेजर्स भी आ गए और TDS के लेजर्स भी आ गए। फोटो खींच लो इसको, मैं स्क्रीनशॉट भी आपके लिए डाल देता हूं। तो मैंने मई महीने की एंट्री किस में की है? बताओ, मई महीने की एंट्री किस में की है? परचेज वाउचर में की है। अब मैं आपको यही एंट्री F7 में भी करके बताता हूं। किसमें? ड्यू एंट्री, ठीक है। ये ड्यू एंट्री मैंने एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मैंने परचेज में की है, ठीक है। F9 अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है और मैं ये अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करूंगा, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए।
ओके सर, तो आपने ये एंट्री कर दी। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, एक अमाउंट देखिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 35,400 ले रहा है बिल वैल्यू, तो आप 35,400 ही ले सकते हैं। और फिर आप मतलब वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, उसमें से 3,000 डेबिट करते हुए ये सेव कर देगा। तो 35,400 का एक्चुअल बिल है, लेकिन 3,000 उसी एंट्री में क्या हो गया, वापस से उस बिल में डेबिट हो गया। अब 32,400 ही आपको पे करना है। अब मान लो ये 31 मई का मामला रहा, अगले दिन 1 जून को सबसे पहले आपने सामने वाली पार्टी को मान लो रेंट का पेमेंट किया, तो आप एंट्री क्या करोगे अब देखिए, ये मैंने स्टेप नंबर 5 में रेंट ड्यू की एंट्री की, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, रेंट पेमेंट की एंट्री स्टेप 6 में। ठीक है, रेंट पेमेंट की एंट्री आप पेमेंट में करोगे, किस में करोगे, F5 पेमेंट में करोगे। कितना रेंट पेमेंट करोगे, यस एग्जैक्टली। तो आप यहां पर क्या करोगे, अब देखिए, आप वापस से रेंट को डेबिट नहीं करोगे, वो हो चुका उस एंट्री में डेबिट। अब तो आपको वो पार्टी मांग रही है, उसको पैसा देना है। तो राजस्थान मशीनरी मार्ट को देखिए, उसका बैलेंस भी दिख रहा है कितना। जैसे आप 32,400 लोगे, अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल 32,400 का ही बताएगा आपको, जबकि बिल एक्चुअल में 35,400 का था, लेकिन आपने उसमें से डेबिट कर दिया 3,000 रुपये सेम एंट्री में। तो 32,400 और आप क्रेडिट में अपना जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो ले लेंगे। तो ये रेंट पेमेंट की एंट्री, ठीक है। ये भी मैं आपको आपके लिए ये नोट्स फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं इसको डाल देता हूँ कि आप रेंट के पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये रेंट पेमेंट की एंट्री हो जाएगी आपके लिए। अगली एंट्री क्या होगी बताओ, टीडीएस जो आपने काटा हुआ है वो अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना है, जमा कराना है। तो एक बार मैं वो टीडीएस पेमेंट की एंट्री भी करूंगा, स्टेप नंबर 7, ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, टीडीएस पेमेंट एंट्री करने से पहले, कि ये जो टीडीएस अभी मैंने काटा हुआ और अभी तक जमा मान लो नहीं कराया, तो ये मेरी कहाँ दिखेगा और क्या दिखेगा। तो ये टीडीएस पेमेंट की एंट्री भी आप गेटवे ऑफ टैली पे पेमेंट में करेंगे, मतलब सॉरी पेमेंट वाउचर में करेंगे। किस में करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जब तक मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसको तो मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने ये पार्टी को पेमेंट कर दिया, मान लो मेरा ये चेक बुक है जिसमें से ये पहला चेक मैंने इस पार्टी को पे कर दिया। अब आप बाहर निकलोगे, आप अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाओगे। पहले हम जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। तो अभी जीएसटी में हमने अभी तक टीडीएस का पेमेंट नहीं किया, तो चालान में नजर नहीं आएगा यहाँ, ध्यान देना, ठीक है। 26Q किसके लिए होता है, अदर देन सैलरी के लिए होता है। आप देखिए 26Q में ऑटोमेटिक ही ये 30,000 रुपये यहाँ पर एक्सेसिबल वैल्यू दिख रही है, और 3,000 रुपये का टीडीएस आपने जो काटा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। 26Q यानी रिटर्न ऑटोमेटिक तैयार होता चलेगा आपका ये। और ये आप देख सकते हैं, ये वो पार्टी है सामने वाले डिडक्टी, ये वो सेक्शन है, और आपने ये एंट्री जो 31 मई को की, ये इस सेक्शन में नजर आ रही। तो 26Q इसके लिए जाने वाला स्टेटमेंट होगा जो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, आप यहां से सारे काम आप टीडीएस ये फाइल वगैरह आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जेसन बना के एक्सपोर्ट करके इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसका जो टीडीएस पोर्टल है उस पर जाके अपलोड भी कर सकते हैं। तो टैली से ही आप सारी चीज़ें कर, जैसे जीएसटी में करते हैं वैसे टीडीएस में आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप आउटस्टैंडिंग में जाके देखेंगे तो वो टीडीएस अभी आपको आउटस्टैंडिंग दिखेगा। ये देखिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में दिख रहा है, बकाया है, काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया, पेंडिंग है। अभी देखिए पेंडिंग भी दिख रहा है, ये पेंडिंग, ठीक है। और ऐसे लेजर्स भी आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे जिसमें पैन नंबर नहीं मेंशन कर रखा, लेकिन हमारे केस में तो हमने पेंशन किया है। अगर मैं मान लो किन्हीं पार्टी के साथ लेन देन कर रहा हूँ और जिनके पैन नंबर मैंने नहीं डाले लेजर में, तो मुझे यहाँ से नजर आ जाएंगे। और अभी रिटर्न आपने नहीं भरा तो रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में ये चीज़ नजर नहीं आएगी। तो अभी देखिए ये मेरा आउटस्टैंडिंग में नजर आ रहा है। अच्छा, जीएसटी रिपोर्ट में जाके देखूँ तो इस ये रेंट पे जो टीडीएस मेरे सॉरी जो जीएसटी मुझे चुकाना है वो तो मेरी इनपुट है, तो मुझे 2B में और 3B में दोनों में नजर आएगी। तो ये 2B में जाके
एक मिनट, 2B में जाओगे आप, वो एंट्री मैंने अभी कौन से महीने की थी, मई महीने की, तो आप यहाँ मई ले लीजिए, 1 मई से 31 मई, तो आपको ये 2B में एंट्री नजर आएगी 2700 रुपए की CGST है GST। तो GST रिपोर्ट्स में भी आपको परफेक्टली नजर आ रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा अब हम जब TDS का पेमेंट करेंगे, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, डायरेक्ट आप पेमेंट यहां से भी कर सकते थे, जैसे ये डिस्प्ले, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये TDS रिपोर्ट, और अभी आप कहां थे, 26Q में थे, यहां से आप डायरेक्ट TDS पेमेंट कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ स्टैट्यूटरी पेमेंट, ठीक है। क्लिक करोगे इस पे, वो पूछेगा किसका पेमेंट करना, आप बताओगे TDS का, कब से कब तक का पेमेंट करना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है कि एक एक ट्रांजेक्शन का पेमेंट करने जाओगे आप जब चालान बनाओगे तो सारे एक जैसे नेचर ऑफ पेमेंट का एक ही चालान बनेगा, मंथली चालान बनेगा। तो ये आप यहाँ पर पूरा महीना डाल दोगे, कितनी तारीख को आपने काटा वो भी बता दोगे, कौन से सेक्शन में काटा वो भी बता दोगे, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत काटा, ठीक है, किस डिडक्टी कौन है ये भी बता सकते हो आप। तो डिडक्टी में आपने ऑल आइटम ले लेना मान लो, और कैसे पेमेंट करने जा रहे हो वो भी आप बता सकते हो। जैसे ये क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी, समझ रहे हो, ये देखिए ऑटोमेटिक ही एंट्री बन रही कि आपने ये TDS ICICI बैंक से क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। तारीख आपको खुद को पिक करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं मान लो पेमेंट वाउचर में जाके कर रहा हूँ। तो वाउचर में गया, ये पेमेंट ले रखा है मैंने, तारीख सबसे पहले ले लूँ, मान लो मैं ये 2 तारीख के दिन पेमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से, आप ध्यान दीजिएगा ये पेमेंट है, ठीक है, और ऑटो फिल करके एक ऑप्शन दिख रहा है। तो जब मैं ऑटो फिल में जाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा स्टैट्यूटरी पेमेंट, अब वापस से वही TDS, कब से कब तक का, कब तक काटा, कौन से सेक्शन में काटा, कौन से ये, ठीक है, ऑल आइटम, रेसिडेंट, और यहाँ जैसे बैंक लोग है, ठीक है, ये आपको रिपोर्ट डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सारी डिटेल जब आप TDS का चालान बनाते वक्त पेमेंट करोगे, मतलब उधर आपने TDS का चालान बनाया और इधर ये एंट्री टैली में इस तरह से आपको करनी पड़ेगी, टैली में इस तरह से आपको इसको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आप जैसे पहले ये डिटेल भर देना, और जैसे ही डिटेल भरोगे ये एंट्री बना लेगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक। अब आप इस एंट्री को यहां से यहां पर प्रिंट कर दीजिए, 3000 की एंट्री है जो पेमेंट में होगी, ठीक है। काटा हुआ TDS आप जमा करा रहे हो, आपने कैसे जमा कराया, मान लो चेक से जमा कराया, तो आप यहाँ चेक नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है आप सेव कर दीजिए। अब ये जमा कराने के बाद अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, TDS रिपोर्ट में जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है, पेंडिंग नहीं रहा है, उसका आपने पेमेंट कर दिया, तो कहाँ नजर आएगा, चालान में नजर आएगा, ये आ गया चालान, ठीक है। तो ये पूरा आपको चालान में यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल्स नजर आ जाएगी, आपने जो भी चालान जब भी बनाए होंगे चालान डिटेल में आ जाएगा। तो ये है आपका पूरा TDS का कंप्लायंस। एक सेक्शन में मैंने आपको बताया है 194I के अंतर्गत सॉफ्टवेयर ने 30,000 की एंट्री पे भी TDS इसलिए काटा क्योंकि आपने शुरुआत में ही जब TDS इनेबल कर रहे थे तब बता दिया है कि इग्नोर करना इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट को, और वो आपको करना पड़ेगा ऐसे केसेस में जहां पर आप पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं और लिमिट जो एनुअल लिमिट दे रखी है और वो आराम से क्या हो जानी, क्रॉस हो जानी है, तो उस केस में आपको ऑप्शन यस करना पड़ेगा। अगर आपने वहां वो ऑप्शन यस नहीं किया होता तो ये 30,000 की एंट्री पे सॉफ्टवेयर TDS नहीं काटता। अच्छा, ये जो एंट्री मैंने अभी परचेज में की ना, यही एंट्री मैं F7 जर्नल में भी कर सकता हूं। चलिए देखते हैं अपन। जैसे मान लो जर्नल में मैं आया हूं और मान लो मैं महीना यहां पर F2 करके जैसे मैं महीना ले रहा हूं 31 जुलाई महीने का रेंट। आपको यहां पर डेबिट करना है रेंट को, कितने से, 30,000 से। फिर डेबिट करना है CGST को, ये मैन्युअली डालना पड़ेगा आपको। फिर डेबिट करना है SGST को, ये भी आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। टैली में ये ऑटोमेटिक फिगर कैलकुलेट होकर नहीं आएंगे F7 में जब हम एंट्री करते हैं, लेकिन आप मैन्युअली डालोगे तो भी आपको GST रिपोर्ट में वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्रेडिट करना है वो पार्टी जिसको आपको ये रेंट चुकाना है।
अब आप देखिए अभी तक क्या हुआ है, मैंने 3 लेजर डेबिट की और तीनों की टोटल कितनी आ रही, 35,400। अब मैं जैसे ही वो पार्टी लूंगा यहां पर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर 32,400 ही लेगा। सॉफ्टवेयर ने टीडीएस क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। ठीक है, तो डिडक्ट कर लिया तो कहाँ है सर, कहाँ है, आप यहाँ पर देखिए, आप अब न्यू बिल बताओगे और बिल तो पूरा कितने वैल्यू का है, 35,400 का। ये मान लो ये RMM/02, ठीक है, ये 35,400 का ही बिल है, लेकिन उसमें से आप इमीडिएटली क्या करोगे, सेम बिल पर कितना वैल्यू लेस कर दोगे, 3,000 डेबिट कर दोगे, तो उसमें से ये 3,000 टीडीएस के नाम के क्या हो जाएंगे, डेबिट होते हुए बिल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जैसे ही टीडीएस पिक करोगे वो 3,000 ले लेगा सर, टीडीएस ऑन फैक्ट्री रेंट। तो अगर आप जर्नल में एंट्री करोगे तो ये एंट्री होगी, और ये भी सही। लेकिन सर जर्नल में करेंगे तो फिर हम CGST HGST तो वहां जीएसटी रिपोर्ट में तो आएगा नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको, आप फोटो खींच लो इसका। ऑलराइट, अब मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। देखिए ये डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और पहले जीएसटी रिपोर्ट में चलते हैं, और मान लो अभी मैं 3B नहीं 2B देख लेते हैं। ठीक है, ये 2B रिकॉन्सिलिएशन में गया और मैंने जुलाई महीना डाला, तो मैं यहाँ 1 जुलाई से 31 जुलाई में जाऊंगा, एंट्री मुझे नजर आएगी। देखिए आप आ रही, मतलब मैंने F7 में की फिर भी नजर आ रही है, मैंने हाथ से CGST HGST डाला फिर भी यहाँ पर एंट्री नजर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज TDS रिपोर्ट में चलते हैं और आउटस्टैंडिंग में जाएंगे तो ये आपको आउटस्टैंडिंग नजर आएगा। देखिए कौन से महीने का है, जुलाई महीने का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एंट्री आ गई है बेसिकली, और 26Q में जाके भी ये एंट्री आप चेक करोगे। अभी जैसे आप यहाँ पर F2 करना, और एक अच्छा वो जुलाई का है ना, तो वो सेकंड क्वार्टर में आ गया। TDS के जो स्टेटमेंट फाइल होते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, तो सेकंड क्वार्टर का आ गया, फर्स्ट क्वार्टर में नहीं रहा, इसलिए सेकंड क्वार्टर की एंट्री आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए 31 जुलाई वाली। ठीक है, क्वार्टर बदल गया ना, जुलाई मतलब सेकंड क्वार्टर का मामला है, जुलाई से 30 सितंबर तक का क्वार्टर है, तो उसमें ये एंट्री नजर आ रही है। सो ये सेम पैटर्न पर हम लोग काम F7 में एंट्री करके भी कर सकते हैं, फिर वो वापस पैरेलल 2 एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, एक पार्टी पेमेंट और एक TDS का पेमेंट की। तो ये आपको काम करना है आज की इस क्लास में। तो ये कैसे टैली में हम TDS के कंप्लायंस को देखेंगे, ये आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।